तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बच्चों बात करें ना, सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो बच्चों हम फोकस करेंगे ना, वो फोकस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई क्यों है, उसको सर्च करते हैं आज। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, सब इस लाइन पर फोकस करना जरा। ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d एडिशन टू द ns इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरमोलिकुलर मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि आप देखोगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी रीजन क्या है? उसका रीजन है मेटालिक बॉन्डिंग बनाना, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनाना। जैसे मैं तुम्हें 11th तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ाता था, तो ऑर्गेनिक में मैं तुम्हें ये नहीं कहता था कि बॉइलिंग पॉइंट का आंसर क्या दिया करो हमेशा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यहाँ पर एच बॉन्डिंग का सीन नहीं है, तो इसमें कोई एच थोड़ा होते हैं, मेटल में कहां से एच आएंगे। तो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग होती है बेटा? मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। अब मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होती है? जब किसी चीज में ना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, जब किसी चीज में ज्यादा अनपेड। और डी ब्लॉक में मैंने बताया था, कल भी बता रहा था बच्चों को, कि सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे थे, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 5 से ऊपर नहीं हो सकते, है ना। तो पहले तो बच्चों जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिख लो कि क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन है वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट या possesses high melting point. Why transition metal possesses high melting point? ये हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, और उसका आंसर बच्चों ये रहा। आंसर आपका द हाई मेल्टिंग पॉइंट से बॉन्डिंग तक के हाई मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से होता है बच्चों? क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के तो करते ही हैं, डी ऑर्बिटल के भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग बनाने में, ठीक है ना। पहले यहां तक लिख लो, फिर इसको मैं अच्छे से और डिस्क्राइब करता हूं आपको कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका हाईएस्ट है। ग्रुप जो 3D सीरीज होती है उसमें किसका हाईएस्ट है। हाँ जी बेटा, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है बेटे। क्योंकि ना अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही तो इंटरेक्शन बनते हैं ना बेटे। आप खुद सोचो, किसी के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ऐसे बेटा, देखो इस तरह से, अगर किसी के पास ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दूसरे एटम के पास, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे जुड़ जाएगा ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड वाला नहीं जुड़ेगा ना, ऑब्वियसली। अगर जो है सिंगल अनपेड होगा तो वो दूसरे से एसोसिएशन करना चाहेगा, ठीक है ना। तो ये बात बहुत जरूरी है। और ये बात जो है ना, जो मैंने लिखी है यहाँ पर, कि ग्रेटर द नंबर, नोट करके आप लिखना ये चीज को, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये चीज ना यहाँ पर ग्राफ में रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा, ठीक है। कि टाइटेनियम जो होता है बेटा, टाइटेनियम में अगर आप देख रहे हो, टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट यहां से शुरू उन्होंने करा है। स्कैंडियम को आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं लिया, टाइटेनियम से शुरू करा है। टाइटेनियम के अंदर ना बच्चों 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेनेडियम में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मैंगनीज में भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। लेकिन ना मैंगनीज ना 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन वाला हाईली स्टेबल एटम होने की वजह से वो दूसरे एटम से ना फिर जुड़ता नहीं है। तो एकदम से ही मैंगनीज का क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है ना। हाफ फील्ड जिसका होता है ना, वो स्टेबल माना जाता है। डी में 10 की जगह होती है, अगर 5 आ जाएंगे तो वो स्टेबल माना जाता है। क्रोमियम के साथ ना 4s1 3d5 है एक्चुअली, एक इलेक्ट्रॉन का वहां पर रहता है। मतलब जैसे यहाँ पर 4s1 3d5 है ना, और मैंने बताया एक्सेप्शनल केस होता है क्रोमियम का, क्या होता है? 4s1
3d5। तो ये एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर छोड़ना, ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, हाँ ये निकल जाता है ना फिर भी, लेकिन यहाँ दोनों फुलफिल्ड है, जैसे 4s2 भी और 3d5 भी। तो मैंगनीज सबसे स्टेबल होने की वजह से वो हार गया, बल्कि स्टेबिलिटी भी कई बार बंदे को मेल्टिंग पॉइंट में हरा रही है। फिर उसके बाद Fe में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब आप यहां से कंपेयर करो, मैंगनीज को तो छोड़ दो ना, मैंगनीज को छोड़ दो एक मिनट के लिए, क्रोमियम को किससे कंपेयर करो, आयरन से कंपेयर करो। तो आयरन से क्यों कम हो गया आयरन का, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कोबाल्ट के पास कोई गैस करेगा कितने होते हैं, 3। निकल के पास होते हैं 2, और कॉपर के पास 4s का 1 होता है, वैसे माना नहीं जाता वो। और जिंक को तो उन्होंने लिया ही नहीं ना, जिंक को तो लिया ही नहीं इन्होंने, क्योंकि जिंक मानते ही नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट को, ठीक है ना। तो ये ना, जैसे मैंने इसलिए ग्राफ को बता रहा हूं आपको, और देखो जैसे ना Mn का जो दोस्त है ना नीचे वाला, वो Tc है, टेक्नीशियम, तो उसके अंदर भी देखो सेम पैटर्न है। ये पहली जो सीरीज है ना, ये 3D वाली सीरीज है, फिर अगली ये 4D वाली सीरीज है, फिर अगली ये कौन सी सीरीज है, 5D वाली। हमें इतना उनमें नहीं जाना, 4D 5D में इतना नहीं जाएंगे, हम पहली सीरीज को फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक बच्चों आप ना सिर्फ ये ग्राफ ही बना लो, मेल्टिंग रेड वाला ग्राफ बनाना, सिर्फ मैं इरेज कर देता हूं, ये सारी चीजें मैं इरेज कर देता हूं, आप सिर्फ ना रेड वाला ग्राफ बना लो, ठीक है ना, रेड वाला ग्राफ बना लो। वैसे ना ये ग्राफ के क्वेश्चन मैंने आज तक डी ब्लॉक में से आए देखे नहीं है, लेकिन ना मैंने सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन देखा है अभी रिसेंटली, जो सैंपल पेपर अभी भी आए हैं ना, उनमें देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है ना रेड वाला ग्राफ बना दो। ग्राफ है किसके अगेंस्ट बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का। रेड वाला ग्राफ सिर्फ आप बना लो, और वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, और मैंगनीज के नीचे लिख देना कि ये क्या है, हाईली स्टेबल होने की वजह से, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना इसके अंदर, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना इसके नीचे। और बाकी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर लिखने हैं तो लिख दो कि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3, मतलब धीरे धीरे वापस से निकल में 2 है, कॉपर में 1 है, ठीक है ना। रेड वाला ही बनाना सिर्फ आप लोग। सेम चीज बच्चों यहां पर भी लिखी हुई है कि इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल राइजेस टू ए मैक्सिमम एट D5 एक्सेप्ट फॉर एनामलस वैल्यू ऑफ मैंगनीज एंड Tc। मैंगनीज के नीचे Tc आता है, मतलब Tc का भी 5 ही होता है, एंड टेक्नीशियम ये रहा, यही है, टेक्नीशियम ही है, ठीक है ना। हमें नहीं मतलब इससे, हमें पहली सीरीज को ही करना है। फिर आगे कहते हैं कि एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। मेरे हिसाब से ना ग्राफ के नीचे ना ये 4 लाइनें लिखना सही रहेगा। हाँ, ग्राफ के नीचे ना ये 4 हो गया बेटा। एक चीज यहां पर और मेरे को मिल रही है बच्चों, उसके ऊपर फोकस करेंगे। द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction, ठीक है ना। ये मैं बता चुका हूं आपको कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्डिंग, यही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब एक और नई चीज आ रही है, एक नया क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे अब। वो क्वेश्चन है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। पीछे बैठ जाओ आराम से, एक इधर एक उधर बैठ जाओ, इकट्ठे बैठने, इधर बैठने, इधर आ जाओ। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हाँ ऐसा कर लो, चलो। व्हाट इज एंथैल्पी, तू ऐसा कर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आराम से, क्योंकि वो पीछे गर्ल्स को नहीं दिखेगा। हाँ आराम से अलग अलग बैठ। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। भाई कोई बंदा कुछ भी करे, तेरे को हर बंदे से क्या लेना देना होता है। मेरे को तो वो कल के बैच बेटे 2 बैचेस हैं, एक में ये चलता है, ये TTS 6 से 7 और MWF 5 से 6 है ना, तो वो कल वाले में आगे कंटिन्यू होगा। इस वाले बैच में तो अभी हुआ ही नहीं ना, वैसे भी वो अभी तो ये शुरू से होगा ना। हाँ जी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बच्चों आप सब लिख लो ये, एंथैल्पी के बाद जहां आपने कल छोड़ा था या परसों छोड़ा था, जहां पर भी हो वहीं से लिख लो।
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू break 1 mole of atomic crystal to get free atoms। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल कह लो, या एक और नाम बताता हूं सॉलिड स्टेट में से लैटिस, ठीक है ना। लैटिस को तोड़ कर ना फ्री एटम्स निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो मैं इसका डायग्रामेटिक पिक्चर बनाता हूं थोड़ा सा। जैसे ये किसी का क्रिस्टल है, आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है बेटा, तो आपको पता है कि ना हर सॉलिड का अपना एक कैसा होता है, एक क्रिस्टल होता है। इसको ना हीट करा जाए अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एटम में ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक एटम चाहिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कॉपर का एक एटम चाहिए मेरे को, ठीक है ना। कॉपर अगर आप मेरे को देते हो, कॉपर की कोई वायर है पतली से पतली भी, तो उसमें करोड़ों एटम होते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद करो जो क्लास 9th में था, उन्होंने क्या लिया था? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, याद है? तो पतली से पतली चीज भी लोगे तो उसमें करोड़ों एटम होते हैं। लेकिन एक इमेजिनरी चीज है कि अगर मेरे को एक क्रिस्टल को हीट करके एक सिंगल एटम में कन्वर्ट करना हो, तो उसे क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एक और इसको थोड़ा इजी कर देता हूं, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? थोड़ा सा इजी कर देता हूं। इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो नाम सुना होगा ना बच्चों आपने। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से गैस बनाना, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पर अगर के ये चीज जो है ना वो सॉलिड है, और ये जो ऐसे अलग अलग हो गए ना, ये क्या बन गया बेटा? गैस बन गया। तो किसी क्रिस्टल को तोड़ के किस में कन्वर्ट करना है? गैस में, फ्री एटम्स में। तो उसमें जो हीट लगेगी उसका क्या नाम होगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना। अब इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ना हाई है। रीजन स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। जैसे कि अगर मैं एस ब्लॉक से कंपेयर करूं, एस ब्लॉक में कौन से एटम होते हैं? सोडियम, कैल्शियम। अब उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में होता है, ठीक है ना। और वो सब किस वजह से है? जो कल बता रहा था, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें ज्यादा होते हैं। ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनती है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनेगी तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हाई होगा, ठीक है ना। करो बेटा। इट इज ऑल्सो, हाँ, इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ, क्या बोला बच्चे मैंने? सब्लिमेशन। लिख लिया बच्चों सबने? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों होती है, ठीक है ना। तो आंसर हम बुक से करते हैं, आ जाओ इसका। ये देखो ये सॉल्व एग्जांपल है ये, और इस क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करो। क्वेश्चन अगला ये लिख लो, वो वाला लिख लेता ना पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें से ये सेकंड है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो आंसर क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। जो मैंने कल बताया था कि इन सब के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताया था ना कल, आप निकालते थे। दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरएक्शन एंड हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, रिजल्टिंग इन हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग ये बनाते हैं। शॉर्ट में सारी बात देखो वहीं पे आ रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों होना? क्योंकि इनके अंदर क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, जैसे ना दो एटम अगर जुड़ रहे हैं, अगर इनके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये फिर उतना स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं। हर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड बनाने में। तो ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब दो एटम का स्ट्रांगली जुड़ना, ठीक है। तो उस वजह से जितना स्ट्रॉन्ग, जैसे अब इनकी बहुत हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों है? क्योंकि दे हैव लार्ज नंबर ऑफ व्हाट?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होता है, दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग। ये जो मैं तुम्हें बना रहा हूं, जैसे एक एटम दूसरे एटम से जुड़ेगा, एक एटम ये वाला दूसरे एटम से जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या होगा, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। ठीक है ना, ये इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन से क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है दो एटम के बीच में, जिससे कि इनको अलग अलग करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अलग अलग करने के लिए जो हीट देते हैं उसी को तो बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है ना, दो एटम को अलग अलग करना मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों है जी, क्योंकि इनके पास क्या है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, और इसके बाद ये क्वेश्चन नोट करो जरा पहले तो, के क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन द सीरीज ऑफ स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ जिंक इज द लोएस्ट। ठीक है, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं सीधा, व्हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट इन द थर्ड सीरीज, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो जिंक की लोएस्ट क्यों होती है, आंसर एक लाइन का है, बिकॉज जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बताऊंगा कि बुक में इन्होंने कैसे लिखा हुआ है आंसर। लिखो जरा क्वेश्चन बुक में, सारे आंसर्स ना पीछे इसी चैप्टर के पीछे दे रखे हैं। देखो ये मैं लास्ट पेज पे आया चैप्टर के, देखो, और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया आंसर को, लेकिन हम इसको एक बार देखो स्टडी कर लेते हैं। कहते हैं मतलब लंबा कर दिया, आंसर वही है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स नो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3D ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड in case of zinc। ठीक है ना, while in all other metals electrons from the d orbitals are always involved in the formation of metallic bonds। ठीक है, कि मेटेलिक बॉन्ड्स बनाने में 3D के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जिंक का जो होता है ना, जिंक का क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है जिंक का, 4s2 3d10। अब किसी का फुल भरा हुआ होता है तो वो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन उसके काम करेंगे बताना, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ये ऐसे डिट्टो करना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। चलो मैं लिखवा देता हूँ इसका आंसर, आप ये लिख लो जो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ लिख देते हैं, हम बोलेंगे क्वेश्चन लिख लें सबने, एज जिंक डज नॉट हैव any unpaired electron, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है। ये आपने देखा नहीं था आंसर, अभी दिखाता हूँ आपको, मैं पूरा लिख दूं फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर क्रिस्टल को तोड़ना है तो बॉन्डिंग ही तो तोड़नी है, आप खुद सोचो ना, है ना बेटे। तो एज जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल, so zinc forms very weak metallic bonds, ऐसे भी लिख सकते हैं, zinc form very weak metallic bonds, ये भी लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन साइड में या ऊपर पहले लिख देना। एक एक लाइन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन मिलता है, साथ में अगर एक्सपीरियंस जुड़ जाता है ना भाई, ये चीजें बन सकती हैं पेपर में। देखो यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि metals of second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding element of the first series। ठीक है ना, ये इसको क्वेश्चन बना लो, इसको ना आप क्वेश्चन बना लो, बस इससे पहले ना y लिख लो। हाँ ये क्वेश्चन बना लो, क्योंकि ना मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है 2003 से लेकर 2020 में तो पेपर ही नहीं हुआ, 19 तक जो है ना, 20 पेपर हुआ तो था, 20 पेपर हुआ तो था, नहीं बोर्ड भी हुआ था। 2003 से मैंने खुद चेक किए हैं, 21 में नहीं हुआ। ठीक है ना, 2003 से लेकर 2020 तक मैंने सारे पेपर्स को बहुत केयरफुली एनालाइज किया। 2002 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 17 साल से मेरे को पता है कि भाई क्या क्या पेपर के अंदर जो है कौन कौन से क्वेश्चन आए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आया हुआ है कि अगर 21 वाला पेपर होता तो 18 साल के पेपर मुझे पता होते। तो why the metal of second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding element of the first series। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या, क्वेश्चन लिख लिया बच्चों, पहले क्वेश्चन लिखना जरा। हाँ जी, तो बच्चों क्वेश्चन जो था ना वो था कि हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है कौन से एलिमेंट्स की बेटा, 4D सीरीज के एलिमेंट्स की,
मतलब जैसे जैसे आप किसी ब्लॉक में डी ब्लॉक के नीचे जाओगे तो स्ट्रॉन्ग मेटल जो है वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बच्चों ज्यादा होगी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट्स जो होते हैं दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड्स। देखो अगर हम चीजों को बिल्कुल सिंपल करें, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? मेटेलिक बॉन्ड्स। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है जी फलाने चीज की ज्यादा क्यों है, आप बोलो जी वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनाता है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनाने की वजह से उनकी जो है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है 4D और 5D की। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं? बिकॉज देयर मेटल्स कैन इजीली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होता है उनका। आपको पता है ना नीचे आके न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता जाता है तो न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन का जो एक अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, हमें पूरी लंबी राम कहानी नहीं लिखनी प्रदीप और एबीसी की तरह, हमने एनसीईआरटी को फोकस रखना है। हमसे बोला भी क्यों होता है, हमने बोला जी वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। अब यहां से इसका आंसर बनेगा बच्चों। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये येलो कलर में शेड कर रखा है कि सेकंड और थर्ड सीरीज की ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? आंसर ये रहा, दिस इज ड्यू टू मच मोर फ्रीक्वेंट मेटेलिक बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ द हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है ना, आपको और कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी की लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लो बेटा। ठीक है, न्यू टॉपिक इज वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है ना, देखो आपको सबसे पहले इसका पहले बेसिक्स बता देता हूं कि बेसिक ये होता है बच्चों एटॉमिक साइज के बारे में इतना सच में हर बच्चे को पता होता है, पी ब्लॉक भी आपने टर्म 1 में किया है कि यहां जाते हुए साइज डिक्रीज होता है और हमेशा ही होता है। ये नहीं कि मतलब किसी में होगा किसी में नहीं होगा, लेकिन ये डी ब्लॉक जो है ना थोड़ा सा बदमाश है वैसे। अभी आप देखना कि इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि साइज स्मूथली इंक्रीज नहीं होगा, वरना इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं होता। ठीक है ना, इस पैराग्राफ में आप समझना कि क्या कह रहे हैं वो। और अगेन हमारे फोकस में रहेंगे हमारे फेवरेट एलिमेंट वो वाले कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक को भी हम लेते हैं, वैसे लिख लेते हैं, ऐसे भी उनको घर से बाहर मत निकालो कि इन्होंने कोई क्राइम कर दी है। तो अभी देखो यहां से शुरू करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं। कहते हैं आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन गिवन सीरीज शो डिक्रीज इन एटॉमिक शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेकिन यहां पर इन्होंने एक कंडीशन लगाई है, क्या? आयन, जैसे सारे 2+ वाले, सारे 3+ वाले ऐसे। ठीक है ना, कहते हैं दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए डी ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज increases by unity. It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective, hence the net electrostatic interaction between nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases. ठीक है, क्या है इस पूरी लाइन का मतलब बच्चों? सबसे पहले क्या है इस पूरी लाइन का मतलब? और क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन जो है सिंपली यही बनेगा कि why ionic size decreases along the period, along the series. ठीक है ना, क्वेश्चन बनाऊं पहले। क्वेश्चन है वाई द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस along the 3D series, yeah, along transition series, along the transition series. Along the transition series. Why the ionic radius decreases along the transition series. ठीक है, तो जो ऊपर बातें लिखी थी वो अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो बच्चों, वो ना ये बात लिखी थी, ऐसा करते हैं पहले एटॉमिक नंबर लेते हैं 21 वाला। ठीक है, 21 होता है किसका? स्कैंडियम का। ठीक है ना, स्कैंडियम के अंदर 21 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 21 प्रोटॉन होते हैं जो आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है ना, अच्छा अगला एटम कौन सा है बच्चों? टाइटेनियम का। टाइटेनियम में कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज अगर ज्यादा होगा तो साइज छोटा नहीं होगा क्या? ये तो 11th क्लास की बात होगी ना। अब शील्डिंग की कहानी ये होती है, शील्डिंग की कहानी बच्चों ये होती है
कि जैसे कोई एटम है और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, फिर ये फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल तक होता है ना इनका भाई। जैसे कि यहाँ तक तो आर्गन होता है बेटा, है ना। जैसे कि यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये मैं कल भी बता रहा था आपको। और ये क्या आ गया 4s। तो 3d जो होता है ना, इसकी शील्डिंग कैसी होती है, पुअर। पुअर शील्डिंग का क्या कंसेप्ट होता है, पुअर शील्डिंग करने का मतलब होता है कवर करना भाई। जैसे ना न्यूक्लियस का चार्ज है ना, न्यूक्लियस के चार्ज ना सारा का सारा कौन झेल रहा है अपने ऊपर, 1s झेल रहा है। फिर वो एक कवरिंग दे रहा है, जैसे एक लेयर बना रहा है। और 2s वाले के ऊपर चार्ज क्या लग रहा है, कम। धीरे 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 चार्ज क्या होता जा रहा है, कम। लेकिन d जो है ना, एक तरह से आप ऐसे कह लो कि वो ऐसी लेयर है जो फटी हुई लेयर है। फटी हुई लेयर होने से क्या होगा, वो उसको पिनिट्रेट कर जाएगी। न्यूक्लियस का चार्ज इसको भेद के इसके ऊपर ज्यादा लगेगा। चार्ज ज्यादा लगने से साइज छोटा होगा कि नहीं, मुझे बताइए आप। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि साइज जो छोटा होता है। एक बार पढ़ के देखो जरा क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब इसको एक एक लाइन पढ़ना दोबारा से जरा। कहते हैं आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दिस इज बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंटर ए डी ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय यूनिटी। एक एक करके बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर एक से बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो। इट मे बी रिकॉल्ड दैट द शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव, हेंस द नेट electrostatic interaction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases। ठीक है ना। मेरे हिसाब से इतनी लंबी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। हम ना सिर्फ पता है क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हम लिखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग। दिस इज ड्यू टू फर्स्ट पार्ट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। दिस इज ड्यू टू फर्स्ट पार्ट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। Second part, poor shielding of d orbital. Poor shielding of d orbital। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। तो यहां पर ना इन्होंने बोला है, इन्होंने देखो यहां पर एक अच्छी बात बोली है। कहते हैं कि सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड, सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ए गिवन सीरीज। ये बात भी सही है, एटॉमिक रेडियाई में भी कह रहे हैं सेम ट्रेंड होता है। हाउ एवर द वेरिएशन विद इन ए सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें ना ज्यादा वेरिएशन का नहीं है। जैसे देखो यहां पर अगर एक एलिमेंट है, मान लेते हैं जैसे यहां पर एक एलिमेंट है बच्चों, मैं एक ऐसा करता हूं, एक सेकंड ना आगे चलते हैं। यहां पर ना एक लिस्ट भी होगी जिसमें इनके, हाँ ये देखो यहां पर मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। ग्राफ बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन बाई चांस की बात है कि पेपर में कभी आई नहीं है। ये देखना जरा, यहां पर एक चीज को देखना मेरे साथ जरा। ये पहला एलिमेंट है स्कैंडियम मेरा दोस्त। फिर टाइटेनियम का साइज देख रहे हो कितना कम हो गया। क्यों कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। टाइटेनियम के बाद ये वेनेडियम का फिर कम होना ही था। ये किसका है, क्रोमियम का। फिर उसके बाद क्या देख रहे हो, मैंगनीज का। फिर आप देख रहे हो आयरन का, और फिर कोबाल्ट का। आप पता है एक चीज एनालाइज करके देखना, यहां पर देखो, यहां पर Fe, कोबाल्ट और निकल। क्या आपको ऐसा रियलाइज नहीं हो रहा कि इनका साइज तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर सा ही नहीं हो गया भाई। देखो ना, ये डिक्रीज होता है ना बेटा, ये डिक्रीज होता है। ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज थोड़ा हुआ। वो यही कहना चाहते हैं कि विद इन द सीरीज जो है ना, साइज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, ये क्या है, कुछ भी नहीं करा। फोकस नहीं करते ना, फिर मुश्किल हो जाती है। क्या चाहिए तेरे को पर। तो ये ग्राफ था बेटा, ये ग्राफ हम बनाएंगे। हम ना सिर्फ ये वाला बना लेंगे। ग्राफ में ना मैं ये बता रहा था, देखो जरा आप ध्यान से आप, ठीक है ना। एक ग्राफ बच्चों आप लोग बना सकते हो ऐसे। तो ग्राफ जो है बच्चे वो क्या कह रहा है, ग्राफ है किस चीज का, ग्राफ है रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर का ही है। ठीक है ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ जाएगा स्कैंडियम से जिंक तक।
ठीक है ना, और ये रेडियस है। ग्राफ में आपने क्या नोटिस किया था बेटा कि स्कैंडियम का सबसे ज्यादा साइज होगा ना, स्कैंडियम का सबसे ज्यादा होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि सब स्कैंडियम सबसे पहला एलिमेंट है ना बेटे, तो उसका सबसे ज्यादा होगा। आफ्टर दैट बेटे जो उसके बाद आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर ये आयरन है, फिर ये क्या है कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। हाँ वही अनपेड इलेक्ट्रॉन का ही रीजन है इसके अंदर भी, ठीक है। तो स्कैंडियम से लेकर आप यहाँ पर मैं नोटिस कराना था कि ये वैसे इंक्रीज तो नहीं हुआ, निकल के बाद इंक्रीज हुआ है थोड़ा, निकल के बाद थोड़ा इंक्रीज हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है ना। जैसे कॉपर का देखो एक बार आप, कॉपर का होता क्या है, कॉपर का लास्ट में क्या आता है 3d10, 3d10 होने का मतलब जो ये इतने सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने से थोड़ा सा साइज बढ़ेगा भी तो सही, दो बातें हो जाएंगी ना फिर, ठीक है। ये बच्चों आप लिख सकते हो कि Fe, कोबाल्ट एंड निकल हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, ठीक है। और कॉपर और जिंक का थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बच्चों, पेयरिंग हो गई, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं कि कॉपर और जिंक का क्यों बढ़ गया, ड्यू टू इनमें, तभी तो कांस्टेंट सा हो गया था ना, वरना डिक्रीज होता ना, ठीक है, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग होने का मतलब बच्चे ये है कि जैसे जैसे ये एक एक पूरा पेयर जो बन जाएगा ना, ये पूरा का पूरा जो पेयर बन गया है, ये एक दूसरे को भर गए ना इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, तो वो पेयर रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक लाइन और ऐड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं, इसके बाद Fe, कोबाल्ट, निकल है ऑलमोस्ट सिमिलर साइज लिख लिया आपने, एंड साइज ऑफ कॉपर एंड जिंक are higher due to the fact that they have paired electrons which leads to रिपल्शन, ज्यादा रिपल्शन होती है बच्चों उस वजह से, फुल फिल्ड हो जाते हैं ना उनमें, तो ज्यादा रिपल्शन होती है, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि नॉर्मली तो साइज डिक्रीज ही होता है, लेकिन बीच में कांस्टेंट हो जाता है और फिर बढ़ भी जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये था हमारा, क्या टॉपिक का नाम क्या है बेटा, ये टॉपिक का नाम है एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज, ठीक है ना, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो एक एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट जो है ना बताता जा रहा हूँ, और बहुत अच्छे आपके नोट्स बन जाएंगे। बच्चों ने मेरे को मेल करे हैं, बहुत अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे, इवन आप लोगों को दोगे, देख मेरे नोट्स देख तो कितने अच्छे बने हुए हैं, रादर देन के आप किसी और से मांगो, ठीक है। ग्राफ वगैरह जब बना रखे होंगे ना आपने, तो अंदर बोलेगा ग्राफ भी तूने कर रखे हैं यार डी ब्लॉक के अंदर, तो ये देखो आप, ठीक है। तो ये वाला अब लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन को वहीं पढ़ाऊंगा, एफ ब्लॉक जब थोड़ा कराऊंगा आपको। और अभी जो है ना हम एक ठीक है कुछ यहाँ पर ना एक और चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों हम, जो काफी अंदर अंदर से पूछते हैं ना चीजों को। देखो ये रहा, कहते हैं कि द डिक्रीज इन मेटालिक, वो लिख लिया था बच्चों पूरा सबने ये रिपल्शन वाला, हाँ, डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास results in a general increase in the density of these elements। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों बनेगा ना, अगला टॉपिक हमारा बनेगा, आपने एक टॉपिक डाल लो यहाँ पर, टॉपिक का नाम हो जाएगा बच्चों डेंसिटी। जो देख रहे हो कैसे छुपा छुपा के टॉपिक दे रखा होता है, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या बनेगा अब, डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी की बात अगर करें, ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक बार इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे हम। कहते हैं डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट्स इन अ जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब इनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता था, आप क्वेश्चन लिख लो कि वाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, वाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स increases along the period,
ठीक है, डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ठीक है, डेंसिटी, आंसर तो ये रहा, आंसर तो यही है, डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस कपल विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन जनरल डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। आंसर तो बच्चों यही है। नियरली कितना होगा बच्चों, पहले फिर क्वेश्चन दोबारा करते हैं। दोबारा करनी है ना क्या, कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगी तो क्या हो गया, कौन सा कोई मेरे कोई भर रही है यहाँ पर जगह। तो डेंसिटी जो है ना बच्चों वो क्यों इंक्रीज होती है, हम उसका आंसर ढूंढ रहे हैं। तो डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है बच्चे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एटॉमिक मास बढ़ रहा है। देखो जैसे ये स्कैंडियम का 42 होगा एटॉमिक मास, टाइटेनियम का एटॉमिक मास होगा 22 का डबल ले ले, मान ले कितना है 44। एक तो मास बढ़ा, ऊपर से क्या हुआ, साइज डिक्रीज हुआ। ये देखो ये रहा साइज, ये रहा साइज, ये रहा इसका रेडियस 73 होता है स्कैंडियम का, और 67 जो है वो ये होगा 164 होगा या तो, हाँ ये तो 3+ वाले का है ना, ये 164 के बाद कितना हो गया ये 147। तो साइज कम होना और मास का बढ़ना आइडियल सिचुएशन है क्या बढ़ने के लिए, डेंसिटी बढ़ने के लिए, है ना। तो ये इसका आंसर बच्चों यही बनेगा, सिर्फ यही, हम यही लिख देंगे एज इट इज, या अगर आपको यही लिख दो ऐसे ही। द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट। ठीक है, यहां तक आ जाएगा, ठीक है ना, यहां तक पूरा ही आ जाएगा बच्चों ये, कि डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, thus from titanium to copper there is significant increase in the density। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी is the energy required to remove the outermost electron। पहले तो डेफिनेशन लिख लो बच्चों, जिनको नहीं याद है, जिनको पता सब लिख लो एक बारी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है जी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्या लिखा है एक बार देखते हैं, क्योंकि ना ये साइज से रिलेटेड ही होती है। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना वो साइज से रिलेटेड ही होती है। साइज के ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ज्यादा बड़ा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है ना, ये अगेन 11th क्लास का 3rd चैप्टर है ना, उसमें से ही आप इसको याद कर सकते हो एक बारी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज भी ना हम ऐड कर देते हैं, आज यहां पर लिख देते हैं कि एटॉमिक साइज ज्यादा, नोट करके या इसके साथ ही नीचे, एटॉमिक साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, और वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो और देखते हैं कि कैसा ट्रेंड है इनका, कौन कौन से एलिमेंट की एकदम से ज्यादा है, किसकी इसकी एकदम से कम है, क्योंकि जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा उसकी ज्यादा होती है इसमें। ठीक है ना, तो देखते हैं कि किसकी ज्यादा किसकी कम है। ये देखो, तो यहां पर देखो कितना अच्छे से समझाई हुई है, वही बात जो मैंने अभी बोली थी। यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को दिखी है, वो देखो जरा, कि द ट्रेंड ऑफ स्टेडी इंक्रीज इन सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ब्रेक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ एंड 3+ रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इन बोथ द केसेस, मतलब ये क्वेश्चन बना देता हूं मैं इसको ना एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं यहां पर नीचे, यहां पर हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन बच्चों ये बनता है, वाई
थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज, वाई थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज, एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज हाइयर देन आयरन, इज हाइयर देन आयरन। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? पहले तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे बना बच्चों? देखो Mn का एटॉमिक नंबर है 25 और Fe का क्या होता है 26, तो ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? Fe की, चाहे थर्ड हो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, लेकिन ज्यादा है किसकी? Mn की। रीजन कल बताया था बच्चों को, Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d5। ठीक है ना, Mn2 प्लस का क्या होगा बताना? पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं, ये भी सिखाया था, 3d5। अब 3d5 है तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा छोड़ेगा, दो तो ये छोड़ देगा भाई, दो इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीज फिर भी छोड़ देगा, बोले चल भाई ठीक है 4s से निकल जाएंगे। 3d ना थोड़ा छोड़ देगा वो, क्योंकि 3d क्या है? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। जबकि आयरन के साथ सिचुएशन देखो क्या है, आयरन का है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो तीसरा ऐसे निकलता है ना बेटे, पहले Mn है, उससे एक निकालोगे तो क्या बनेगा? वो Mn प्लस एक निकाला आपने, उसे बोलते हैं पहली एंथैल्पी। ठीक है, फिर एक और निकाला, उसे बोलते हैं दूसरी एंथैल्पी। दो निकालने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा, कहता है अब तीसरा भी निकालूंगा, तो तीसरा निकालने के लिए एकदम से Mn के अंदर क्या हो जाएगी? बहुत हाई वैल्यू हो जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज क्या है? हाईली स्टेबल। Mn2 प्लस 3d5, हाँ वो बनना नहीं चाहेगा, 3d5 वाला कभी भी 3d4 बनना नहीं चाहेगा, और अगर बनाना है तो बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। जबकि आयरन के केस में आ जाओ, आयरन के केस में क्या होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26। ठीक है, 26 का मतलब होता है इसमें होता है 3d6 4s2। ठीक है ना, अब आयरन के साथ सिचुएशन ये है कि जब वो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और क्या बन जाता है? Fe2 प्लस बन जाता है, तो वो तो चाहता है कि मैं एक और छोड़ूं। क्यों चाहता है बताओ? Fe2 प्लस क्यों चाहता है कि मैं फटाफट 3d5 बन जाएगा वो तो Fe की तो बल्कि काफी कम नहीं होगी, Fe तो चाहेगा कि मैं छोड़ दूं। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को ना घुमा के भी पूछा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, बैक एक्सरसाइज का क्या है, उसका आंसर भी ना ये सेम बनेगा, से 3 प्लस बनाने वाली। हाँ भाई, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका होगा तभी तो तीसरा निकालेंगे ना। ठीक है, ऐसे होता है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो सेम, ये क्वेश्चन ये रहा, देखो इसी क्वेश्चन को घुमाकर यहां पूछा हुआ है। कहते हैं कि सेम क्वेश्चन देखो, कहते हैं वाई आर Mn2 प्लस मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस। ठीक है ना, टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3, मतलब Mn2 प्लस बहुत ज्यादा क्या है? स्टेबल। क्या बहुत ज्यादा स्टेबल, और वो नहीं बनना चाहता क्या? +3। लेकिन Fe हमेशा चाहता है कि मैं क्या बनूं? Fe2 प्लस हमेशा चाहता है कि मैं क्या बनूं? Fe3 प्लस। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाए, चाहे वो जो मैंने लिखवाया था, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है ना, मैं आंसर इसको बोर्ड पे लिखवा देता हूं। क्वेश्चन है वाई Mn, ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, वाई Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस। इसी क्वेश्चन में और करके लिख लो, वाई Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Fe3 प्लस, Fe2 प्लस। कई बार आया हुआ एग्जाम में। आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn 4s2 3d5 and that of Mn2 plus 3d5। ठीक है, 3d5 को ऐसे बना के आपने लिख देना है कि इट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड।
exactly half filled electronic configuration and removal of third electron, removal of third electron requires high amount of energy, requires high amount of energy. ठीक है बेटा, एक बार फिर देख लो, ये था कि वाई एम एन टू प्लस इज मोर स्टेबल देन एफ ई टू प्लस, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में कैसे पूछ सकते थे कि वाई एम एन हैज हायर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज इज एम एन टू प्लस 3d5, exactly half filled electronic configuration, and removal of third electron is difficult. ठीक है, तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मैग्नीज की ज़्यादा है. और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड हम लिख सकते हैं एफ के बारे में भी, यहाँ पर हम एफ के बारे में भी लिख देते हैं कि ऑन द अदर हैंड Fe atomic number 26, 4s2 3d6 and Fe2 plus 3d6 so Fe2 plus easily changes to Fe3 plus, easily changes to Fe3 plus, that is 3d5 configuration. so इससे पता लगता है कि क्योंकि Fe2 plus easily Fe3 plus बन रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि Fe2 plus जो है ना वो स्टेबल नहीं है. ठीक है ना, हाँ, एक बार 3 प्लस में वो स्टेबल है, 2 प्लस में वो स्टेबल है.